बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी लोकल एनेस्थेटिक्स की वीडियो को। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बता रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है किसी एक सर्टेन जगह से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को हम इनहिबिट कर दें कि वहाँ से सेंसेशंस ब्रेन तक या सीएनएस तक ना जा सकें। लोकल एनेस्थेटिक्स में दो ग्रुप आते हैं हमारे पास, एक एस्टर्स, दूसरा अमाइड्स। इसके लोकल इफेक्ट्स हम तब ले पाते हैं जब हम इनको या तो एक तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू और दूसरा कोई टॉपिकल एप्लीकेशन के थ्रू। अलबत्ता अगर हम इनको इंट्रावेनसली दे दें या इंट्राथीकली वगैरह दें तो उससे सिस्टमिक इफेक्ट्स वगैरह भी आते हैं, जिस तरह के दूसरे ऑर्गन जैसे कि हार्ट वगैरह इफेक्ट हो सकते हैं। केमिस्ट्री देखी जाए तो ये एस्टर्स और अमाइड होते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स, और इनकी जो पीएच होती है वो पीकेए वैल्यू जो होती है वो 8-9 के करीब होती है, एक्सेप्ट फॉर बेंजोकेन। बेंजोकेन की फर्क है, बाकी सारे वीक बेसिस होती है। क्यों वीक बेस होती है? क्योंकि उनके पास एक आयोनाइजेबल अमाइन फंक्शन होता है, यानी कि अमाइन ग्रुप होता है जो कि प्रोटॉन को ले लेता है। तो प्रोटॉन को लेने की वजह से जाहिर सी बात है कि वो बेस कहलाएंगे, और ये उतने ज़्यादा आयोनाइज होंगे जितने एसिडिक टिश्यू में जाएंगे। जाहिर बात है बेस तभी आयोनाइज होती है जब वो एसिड के साथ मिलती है, तो जितने एसिडिक टिश्यू में जाएंगे उतने ज़्यादा आयोनाइज फॉर्म में हो जाएंगे। तो लोकल एनेस्थेटिक आयोनाइज और नॉन आयोनाइज दोनों फॉर्म में हो सकता है। फिर कैरेटिस की बात की जाए, एब्जॉर्प्शन की बात, अच्छा एब्जॉर्ब तो ये हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक्स हैं वो शॉर्ट एक्टिंग इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत जल्द वो ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए हम उनके एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए साथ वेजोकंस्ट्रिक्टर को भी इंजेक्ट कर देते हैं। तो अक्सर वेजोकंस्ट्रिक्टर इंजेक्ट करते हैं जिसके दो मकसद होते हैं। नंबर एक, एनेस्थेटिक इफेक्ट ज़्यादा देर तक रह सके, और नंबर दो, ये ना हो कि ब्लड में फैलें और टॉक्सिटीज को फैलाएं। तो टॉक्सिटीज को प्रिवेंट, सिस्टमिक टॉक्सिटीज को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अलबत्ता कोकेन जो होता है चूंकि बजाते खुद वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवाता है, इसलिए उसके साथ हमें कोई और वेजोकंस्ट्रिक्टर को इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स की सरफेस एक्टिविटी भी होती है, यानी कि अगर उनको सरफेस पे लगाएं तो वो इतना पेनिट्रेट कर जाते हैं कि कम से कम सुपरफिशियल नर्व्स को इनहिबिट कर दें और बंदे को हमें पेन फील ना हो। सुपरफिशियल ये सरफेस एक्टिविटी किन किन की होती है? कोकेन और बेंजोकेन तो होते ही सिर्फ सरफेस एक्टिविटी के लिए, उसके अलावा लाइडोकेन और टेट्राकेन की भी सरफेस एक्टिविटी होती है। ऑलराइट, आगे मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो एस्टर्स जो होते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था ना दो ग्रुप्स होते हैं, या एस्टर्स होते हैं या अमाइड्स। तो जो एस्टर्स होते हैं दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय कोलिनेस्टरेजेस, और जो अमाइड्स हैं दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय हेपेटिक एंजाइम्स। तो अगर कोई साइटोक्रोम P50 एंजाइम इंड्यूसर खा रहा है या इनहिबिटर खा रहा है तो उससे अमाइड्स का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो सकता है। और इसी तरह अगर किसी के अंदर के लिवर डिसफंक्शन है, यानी कि हेपेटिक एंजाइम्स की मसला बना हुआ है, तो उसके अंदर अमाइड्स की डोज को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन, जाहिर बात है कि यूरिन एसिडिक होगा तो ये ज्यादा आयोनाइज हो जाएंगे, और यूरिन में आयोनाइज होने का मतलब ये है कि वापस बॉडी में रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकेंगे, यानी कि एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन एलिमिनेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स को इंक्रीज कर देता है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो पहले जितने नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में सेल के अंदर दाखिल होते हैं, और सेल के अंदर फिर आयोनाइज्ड फॉर्म बेसिकली काम करती है, यानी कि जाके फिर आयोनाइज हो जाएंगे ना। आयोनाइज फॉर्म क्या करती है? जाके सोडियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करती है, उनसे कहती है भाई तुम ओपन ना हो, और सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के साथ सेम सलूक नहीं करेगी, बल्कि स्टेट डिपेंडेंट एक्शन होता है इसका। जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ज्यादा ओपन एंड क्लोज हो रहे होते हैं उनसे कहती है कि यार तुम्हें देखो, तुम्हें अपने ऊपर रैम खाना चाहिए, और उनसे कहती है कि तुम अपना रिफ्रैक्टरी पीरियड को प्रोलॉन्ग करो। तो बेसिकली सोडियम चैनल्स के रिफ्रैक्टरी पीरियड को प्रोलॉन्ग करते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि उनके नखरे को बढ़ा देते हैं, क्योंकि सोडियम चैनल ना बाजू का नखरे में आता है, कहता है मैंने अभी एक कंडक्शन किया, मैं दोबारा कंडक्शन नहीं करूंगा, या मैं दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करूंगा, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो ये रिफ्रैक्टिव पीरियड को इंक्रीज करता है, सोडियम चैनल के नखरे को बढ़ा देता है, और खासतौर पर उन सोडियम चैनल्स पे एक्ट करता है जो सोडियम चैनल बहुत ज्यादा खुल रहे होते हैं, यानी कि जो नर्व्स ज्यादा पेन जनरेट कर रही होती हैं उन नर्व्स को ये पहले इनहिबिट कर देगा। अगर एक्स्ट्रा सेलुलरली पोटेशियम ज्यादा है तो उससे लोकल एनेस्थेटिक्स का इफेक्ट एनहांस होगा, और अगर एक्स्ट्रा सेलुलरली कैल्शियम ज्यादा है तो उससे लोकल एनेस्थेटिक्स का इफेक्ट एंटागोनाइज होगा। ऑलराइट, अब आते हैं फार्माकोलॉजिक इफेक्ट्स की तरफ। किन नर्व्स पे इफेक्ट करेगा? पतली नर्व्स पे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, यानी कि डायमीटर, माइलिनेशन, ज्यादा माइलिनेटेड नर्व ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तीसरा, फिजियोलॉजिक फायरिंग, जो नर्व ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही हैं उनके ऊपर ज्यादा एक्ट करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स। और चौथा, एनाटॉमिक लोकेशन, यानी कि एक जो नर्व बंडल होता है उनमें जो सुपरफिशियल यानी कि पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उन पे पहले इफेक्ट करेगा, और फिर जो डीपर है उन पे बाद में इफेक्ट करेगा। इसकी वजह से होता ही है कि जो प्रॉक्सिमल यानी कि जहां पे हमने दिया है उसके करीब करीब एरियाज पहले सुन हो जाते हैं, और दूर वाले एरियाज आहिस्ता आहिस्ता सुन होते हैं। ये तो होगा आपके पास नर्व। उसके अलावा कुछ अदर टिश्यूज के ऊपर भी लोकल एनेस्थेटिक्स के इफेक्ट होते हैं, जिस तरह के हार्ट के अंदर एंटी रिदमिक एक्शन कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो स्केलेटल मसल्स को भी बाज़ औक़ात ये इनहिबिट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई इतनी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और उसके अलावा कोकेन जैसे ड्रग्स जो होते हैं वो मूड एलिवेशन भी कॉज कर सकते हैं, यानी कि सीनस के अंदर भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रखे हैं। फिर क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो नंबर एक, लोकल एनेस्थेटिक्स की मैंने आपको बताया माइनर सर्जिकल प्रोसीजर भी यूज हो सकते हैं, जो कि आपको पता है टॉपिकल एक्टिविटी वगैरह इस्तेमाल होती है, सरफेस एक्शन का इस्तेमाल होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम देंगे तो ऑनसेट ऑफ एक्शन तेज हो जाएगा, यानी कि ड्रग जल्दी सेल के अंदर जा सकेगा। आर्टिकेन बहुत ही फास्ट एक्टिंग ड्रग है। ये बस उन्होंने पॉइंट्स अलग अलग बताए हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो कह रहे हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया बाजू का हम दे देते हैं, ये आपके पास ऑटोनॉमिक ब्लॉकेज करता है जो कि इस्कीमिक कंडीशन में काम आ सकता है। फिर अगली बात ये है कि एपिड्यूरल इन्फ्यूजन के मेनिंजेस के अंदर इन्फ्यूज कर सकते हैं, जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन में काफी काम आ सकता है। फिर इंट्राविनस इन्फ्यूजन भी हम देख सकते हैं, जो कि प्री ऑपरेटिव पेन में काफी काम आ सकता है। फिर ओरल और पारेंटल इन्फ्यूजन के मिला के देते हैं, जो कि न्यूरोपैथिक पेन स्टेट्स में हमारे पास काम आ सकता है।
तो इंट्रावेनस भी देते हैं, इंट्राथीकल भी देते हैं, सर्विस भी लगाते हैं और ओरल पैरेंटल हर फॉर्म में तकरीबन देते हैं हम इसको। हर फॉर्म का बहरहाल अपना अपना असर होता है। फिर आ जाता है टॉक्सिसिटी की तरफ। टॉक्सिसिटी इसकी सीरियस इफेक्ट्स क्या होते हैं? हर चीज़ कह लो बेचैन हो गई है, तो सर बेचैन हो गया, उसको कहते हैं लाइट हेडेडनेस, इधर उधर सर गिर। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये बेचैन वाली जो बात है ना, इस तरफ याद करने के लिए है कि आप टॉक्सिसिटी याद रह जाएं। लाइट हेडेडनेस हो गई, उसके अलावा रेस्टलेसनेस, बंदा पूरा बेचैन हो गया, निस्टैग्मस, आंखें बेचैन हो गई, टोनिक टोनिक कन्वर्जन्स, बाजू पाँव टांगे ये सब कुछ बेचैन हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा कह रहे हैं कि बाजू का न्यूरोनल इंजरी भी कॉज करते हैं अगर हम इंट्राथीकली इसको इंजेक्ट कर दें। नेक्स्ट आ जो कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स के ऊपर, कोकेन के अलावा बाकी सब वेसोडाइलेशन कॉज करवाते हैं और हार्ट पेशेंट्स के अंदर हार्ट ब्लॉक कॉज करवा सकते हैं। खास तौर पे बुपिवकेन बहुत ही कार्डियोटॉक्सिक है, कार्डियक अरेस्ट भी करवा सकता है। अलबत्ता बुपिवकेन का एक आइसोमर है लीवोबुपिवकेन जो कि थोड़ा कम कार्डियोटॉक्सिसिटी रखता है। उसके अलावा बुपिवकेन की तरह रोपिवकेन भी कार्डियोटॉक्सिक ही है जब हम उसको पेरिफेरल नर्व ब्लॉक के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोकेन जो कि ड्रग ऑफ अब्यूज़ है, जब ड्रग ऑफ अब्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे हार्ट इफेक्ट्स, यानी कि एक तो देखो ना सिंपल कार्डियोटॉक्सिसिटी, उसकी वजह से होगी हाइपरटेंशन, उसकी वजह से होगा सेरेब्रल हैमरेज, ये भी करवाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी करवा सकते हैं, एज में भी करवा सकते हैं। तो इसलिए कोकेन को इस्तेमाल ना किया करो प्यारे बच्चों। ऑलराइट जी, अदर आते हैं हम अदर टॉक्सिक इफेक्ट्स। अदर टॉक्सिक इफेक्ट्स में क्या है जी? प्रेलोकेन। प्रेलोकेन टूटता है, इसकी प्रोडक्ट होती है ओटोलिडीन। ओटोलिडीन हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करता है मैथ हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से मैथ होमोग्लोबिनीमिया हो सकता है। और मैथ होमोग्लोबिनीमिया की वजह से तेरे पता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट इफेक्ट हो जाएगी और कार्डियक यानी कि पल्मोनरी और कार्डियक डिजीजेस हो सकती हैं। उसके अलावा एस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक्स में मसला ये होता है कि वो मेटाबोलाइज होकर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं और बंदे के अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हो जाती हैं, ठीक। उसके अलावा ये लोकल न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स भी रखते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि इंट्राथीकली दें तो न्यूरोनल डैमेज होता है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मतलब दूसरे तरीकों से खास तौर पे स्पाइनल कॉर्ड में देते हैं तो वो भी न्यूरोटॉक्सिक पोटेंशियल रखता है। बिग कार्डियक में एक और बात भी उन्होंने बताई हुई है कि एक बाज़ औक़ात लोकल एनेस्थेटिक पेन कॉज करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स, खासतौर पे लाइडोकेन में ज़्यादा होते हैं, बुपिवकेन में काफ़ी कम होते हैं। अब आ जाओ आप ट्रीट कैसे करेंगे टॉक्सिसिटीज़ को। पहली बात यह है कि एंटीडोट इसका कोई नहीं होता। अगर सीजर्स हो रहे हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए इंट्रावेनस डायज़ेपाम देते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, डायज़ेपाम क्यों देते हैं? इनसे कॉज होने वाले सीजर्स को रोकने के लिए, सही। और उसके अलावा हाइपर वेंटिलेशन करवाते हैं हम ऑक्सीजन के साथ ताकि एसिडोसिस वगैरह जो है वो ट्रीट हो सके। और फिर आखिर में वो कह रहे हैं कि बुपिवकेन की जो कार्डियोटॉक्सिसिटी थी उस कार्डियोटॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए हम लिपिड इन्फ्यूजन, इंट्रावेनस लिपिड इन्फ्यूजन करते हैं। इसको नाम देते हैं लिपिड रिसस्किटेशन। यानी कि बुपिवकेन ने कार्डियक अरेस्ट कॉज कर दिया, हमने इंट्रावेनस लिपिड्स दिए, वो हार्ट ठीक हो गया। इसको कहते हैं लिपिड रिसस्किटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।